हेलो दोस्तों, आकाशगंगा के इस यूट्यूब चैनल पे मैं नीलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं फसल उत्पादन की पहली यूनिट, फसल उत्पादन का परिचय। दोस्तों, इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे फसलों का वर्गीकरण, विशेष उपयोग के आधार पे फसलों का वर्गीकरण इस यूनिट के अंतर्गत पढ़े थे। दोस्तों, आज हम इस यूनिट के अंतर्गत एक नया टॉपिक फसलों की खेती के प्रकार एवं खेती की प्रणालियाँ इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूँ वीडियो पसंद आने पे उसे लाइक एवं शेयर कीजिए। दोस्तों, अधिकतर स्टूडेंट क्या होता है कि जो खेती के प्रकार और खेती की जो प्रणालियाँ होती है उसमें काफ़ी उलझे हुए रहते हैं। जब एग्ज़ाम में इन पे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं तो अधिकतर स्टूडेंट इनको गलत कराता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो खेती के प्रकार है और प्रणालियों को बहुत अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग खेती के प्रकार एवं प्रणालियों के बारे में। तो जो खेती के जो प्रकार है वो 5 है और जो खेती की जो प्रणालियाँ है वो भी 5 है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ खेती के प्रकार की। खेती के प्रकार 5, जिसमें से पहला है विशिष्ट खेती, दूसरा है विविध खेती, तीसरा है मिश्रित खेती जिसे मिक्स्ड फार्मिंग भी कहते हैं, एवं चौथा है शुष्क खेती जिसे ड्राई फार्मिंग कहते हैं, एवं पांचवा है रेंचिंग खेती। दोस्तों, ये हो गई खेती के प्रकार जो कि 5 है। अब बात करते हैं खेती की प्रणालियों की। खेती की प्रणाली भी 5 है, जिसमें से पहली है काश्तकारी खेती जिसे व्यक्तिगत खेती कहते हैं, एवं दूसरी है राजकीय खेती, एवं तीसरी है सहकारी खेती, एवं चौथी है पूंजीवाद खेती, एवं पांचवी है सामूहिक खेती। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो खेती के प्रकार 5 है उनको एक एक करके देखते हैं, साथ ही साथ जो खेती की प्रणालियां हैं उनको भी एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं खेती के प्रकार में। पहला प्रकार विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती क्या होती है दोस्तों? जब फार्म की कुल आय के विभिन्न स्रोतों में से किसी भी एक स्रोत से फार्म की कुल आय का 50% या इससे अधिक प्राप्त होता है, तब हम इसे क्या कहते हैं? विशिष्ट खेती कहते हैं। दोस्तों, सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं, विशिष्ट खेती वो होती है जिसमें हमारे जो आय के जो है किसी फार्म है या कोई खेत है हमारा, उससे हमारे उसमें आय के जो है उस फार्म से आय के विभिन्न स्रोत होते हैं, परंतु किसी एक स्रोत से हमें हमारी जो कुल आय है उसमें 50% या उससे अधिक आय की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग विशिष्ट खेती कहते हैं। जैसे कि आप एक चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि हमारा एक फार्म है जिसमें आय के 3 स्रोत है। मान के चलो मैं बताया हूं कि इसमें 3 स्रोत है, परंतु एक स्रोत जो है वो कुल आय में 50% भागीदारी अपनी निभा रहा है। जैसे कि गन्ने की फसल से हमें 50% आय की प्राप्ति हो रही है, साथ ही साथ गेहूं की फसल से 25% आय की प्राप्ति हो रही है, तथा चने की फसल से 25% आय की प्राप्ति हो रही है। तो ये क्या है? विशिष्ट खेती का ही एक उदाहरण है दोस्तों। तो विशिष्ट खेती में क्या होता है? किसानों को जोखिम बहुत अधिक होता है। जोखिम इस वजह से इसलिए अधिक होता है दोस्तों क्योंकि किसी एक स्रोत से उसे 50% आय की प्राप्ति होती है, परंतु किसी कारणवश उसकी फसल नष्ट हो जाती है या फिर उसके फसल का जो मार्केट रेट है कम प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? किसान की आय में कमी आती है तथा उसे जोखिम उठाना पड़ता है। इसमें विशिष्ट खेती के अंतर्गत। दोस्तों, अब जो खेती का अगला प्रकार है वो है विविध खेती। विविध खेती में क्या होता है कि जब फार्म पर अपनाए जाने वाले आय के सभी स्रोतों में से किसी भी एक स्रोत से फार्म की कुल आय का 50% या इससे अधिक प्राप्त नहीं होता, तब हम इसे क्या कहते हैं? विविध खेती कहते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं दोस्तों कि मैं सरल भाषा में विविध खेती को आपको बताऊं कि हमारा कोई खेत है या कोई फार्म है जिसमें हमारे आय प्राप्त करने के अनेकों साधन हैं, परंतु ऐसा कोई भी स्रोत नहीं है जिससे हमारे कुल आय में 50% या उससे अधिक प्राप्ति हो रही है। तो मतलब कोई भी ऐसा स्रोत नहीं है तो जिससे 50% या उससे अधिक की आय प्राप्त हो रही है हमें, तो वो क्या करेगा? विविध खेती का ही उदाहरण होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा एक फार्म है जिसमें कोई भी ऐसा स्रोत नहीं है जो हमारी कुल आय में 50% या उससे अधिक
आय प्राप्त कर रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारी गेहूं की फसल है, उससे हमें 25% आय की प्राप्ति हो रही है, तथा चने की फसल से 25% आय की प्राप्ति हो रही है, तथा सरसों की फसल से 15% आय की प्राप्ति हो रही है, तथा मटर की फसल से 35% आय की प्राप्ति हो रही है। ऐसा कोई भी स्रोत नहीं है जो 50% या उससे अधिक आय की प्राप्ति कर रहा हो। तो यही क्या कहलाएगा, विविध खेती कहलाएगा। विविध खेती में क्या होता है दोस्तों, किसान किसी एक स्रोत पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहता। ऐसी स्थिति में उसे आय के जो होते हैं अनेकों स्रोत होते हैं जिससे उसे आय की प्राप्ति होती है। ऐसी स्थिति में उसे जोखिम बहुत कम होता है। जोखिम बहुत कम होता है दोस्तों किसमें, विविध खेती के अंतर्गत। और साथ ही साथ जो मजदूर रहते हैं उनको पूरे साल भर रोजगार प्राप्त होते रहता है दोस्तों, किसमें, विविध खेती के अंतर्गत। अब बात करते हैं खेती के अगले प्रकार की, वो है क्या, मिश्रित खेती। मिश्रित खेती को मिक्स्ड फार्मिंग भी कहा जाता है। जब हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है दोस्तों, जब हम फार्म पर फसल उत्पादन के साथ साथ क्या करते हैं, कुछ सहायक धंधे जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन या फिर डेयरी फार्म, ऐसे कुछ सहायक धंधे हम लोग अपनाते, वही क्या कहलाता है, हमारी मिक्स्ड फार्मिंग या फिर मिश्रित खेती कहलाती है दोस्तों। सरल शब्दों में बताऊं कि फसल उत्पादन के साथ साथ जैसे कुछ सहायक धंधे करना, वही क्या कहलाता है, हमारा मिश्रित खेती कहलाता है दोस्तों। अब अधिकतर स्टूडेंटों को देखा जाता है कि वो मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिक्स्ड फार्मिंग में काफ़ी उलझे हुए रहते हैं। तो दोस्तों मिक्स्ड फार्मिंग अभी मैंने बताया कि फसल उत्पादन के साथ साथ क्या करते हैं, कुछ सहायक धंधे करते हैं जैसे कि मुर्गी पालन, पशुपालन या फिर डेयरी फार्म, ऐसे कुछ सहायक धंधे करते हैं। तो वही क्या कहलाती है, हमारी मिश्रित खेती कहलाती है दोस्तों। अब जो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि दो फसलों के बीजों को बुआई से पहले आपस में मिलाकर खेती करना क्या कहलाता है, हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है दोस्तों। क्या होता है कि दो फसलों के बीजों को आपस में मिलाकर उनकी खेती करना क्या कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है दोस्तों। अब जो अगला प्रकार है खेती का, वो है शुष्क खेती, जिसे ड्राई फार्मिंग भी कहा जाता है। ड्राई फार्मिंग क्या होती है दोस्तों, जब किसी क्षेत्र की वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर या फिर 20 इंच या फिर 750 mm से कम होती है, जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली खेती को हम क्या कहते हैं, शुष्क खेती कहते हैं दोस्तों। कि जब किसी क्षेत्र की वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर या फिर 20 इंच या 750 mm से कम वर्षा हो, तब उन क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली खेती को हम क्या कहते हैं, शुष्क खेती कहते हैं। शुष्क खेती में दो समस्या बहुत देखी जाती है दोस्तों, एक तो खरपतवार की और दूसरा है नमी संरक्षण की। तो ये हो गई दोस्तों, क्या हो गई हमारी एक अगला जो चौथा प्रकार है, शुष्क खेती। ठीक है। अब शुष्क खेती यो शुष्क क्षेत्र खेती, यो वर्षा आधारित खेती, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट उलझे हुए रहते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि ड्राई फार्मिंग क्या होती है, जिन क्षेत्रों में 750 से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली खेती को हम क्या कहते हैं, शुष्क खेती या ड्राई फार्मिंग कहते हैं। अब बात करते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग, जिसे क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में शुष्क क्षेत्र खेती कहते हैं। तो शुष्क क्षेत्र खेती किसे कहते हैं, जिन क्षेत्रों में 750 से 1150 mm तक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा, जिन क्षेत्रों की वार्षिक वर्षा 750 से 1150 mm तक होती है उन क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली खेती को हम क्या कहते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं। अब दोस्तों जो वर्षा आधारित खेती है उसमें वो किसे कहते हैं, जैसे कि जिन क्षेत्रों की वार्षिक वर्षा 1150 mm से अधिक होती है, ठीक है, कितनी 1150 mm से अधिक होती है, उन क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली खेती को हम क्या कहते हैं, वर्षा आधारित खेती कहते हैं दोस्तों। अब जो खेती का अगला या अंतिम प्रकार है वो है रेंचिंग खेती। रेंचिंग खेती क्या होती है, इस प्रकार की खेती में कोई कृषि क्रिया नहीं की जाती। क्या, इस प्रकार की खेती में कोई भी कृषि क्रिया नहीं की जाती, ना ही कोई फसल उगाई जाती है, बल्कि प्राकृतिक रूप से उसे उगने दिया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग पशु चराने के रूप में या
या चारागाह के रूप में हम लोग करते हैं। तो जो यही क्या कहलाती है, रेंचिंग खेती कहलाती है। रेंचिंग खेती में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी प्रकार की कृषि क्रिया नहीं करते, बल्कि फसलों को प्राकृतिक रूप से उगने देते हैं, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, पशुओं को चराने यूँ चारागाह के रूप में करते हैं दोस्तों। तो जो रेंचिंग खेती है ये ज़्यादातर राजस्थान, यूँ हिमाचल प्रदेश, यूँ जम्मू कश्मीरों में देखी जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग खेती की प्रणालियों की। खेती की प्रणाली कितनी है, 5 है, जिसमें से पहली है व्यक्तिगत खेती या काश्तकारी खेती, दूसरी है राजकीय खेती, तीसरी है सहकारी खेती, एवं चौथी है पूंजीवाद खेती, एवं पांचवी है सामूहिक खेती। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग काश्तकारी खेती, या फिर इसे व्यक्तिगत खेती भी कहते हैं। दोस्तों खेती की इस प्रणाली में क्या होता है, भूमि का जो मालिक स्वयं किसान ही होता है, तथा जो प्रबंधन या संचालन भी किसान अपने अनुसार करता है। दोस्तों जो काश्तकारी खेती होती है या व्यक्तिगत जो खेती होती है, इसमें जो किसान जो होता है, भूमि का जो मालिक जो होता है स्वयं किसान ही होता है, वो अपने अनुसार प्रबंधन या संचालन करता है। और इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, परिवार का भरण पोषण करना होता है। हमारे देश में इस प्रकार की मतलब खेती की जो प्रणाली है सर्वाधिक प्रचलित है। कौन सी है, व्यक्तिगत खेती हमारे देश में सर्वाधिक प्रचलित है दोस्तों। भारत में लगभग 85% क्षेत्र में इस प्रकार की खेती की प्रणाली अपनाई जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं खेती की अगली प्रणाली, जो कि सरकारी खेती या इसे राजकीय खेती या स्टेट फार्मिंग कहते हैं। दोस्तों इस प्रणाली में भूमि का जो स्वामित्व होता है वो राज्य सरकार का होता है। दोस्तों जो खेती की जो इस प्रणाली में जो भूमि का जो स्वामित्व होता है वो राज्य सरकार का होता है, तथा जो संचालन या प्रबंधन होता है वो राज्य सरकार द्वारा रखे गए कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों सरकारी खेती में क्या होता है कि जो भूमि का जो मालिकाना हक होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तथा उसका जो संचालन वो और प्रबंधन कौन करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इस खेती में सभी वैज्ञानिक विधियों को हम लोग अपनाते हैं, और इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य होता है कि खेती से संबंधित जो नई नई तकनीकी है उसकी खोज करना और अनुसंधान करना, और अनुसंधान करने के बाद में उन्हें किसानों के बीच में पहुंचाना इस खेती का मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों स्टेट फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सभी मतलब खेती से संबंधित नई नई तकनीकी की जानकारी प्राप्त करना तथा उस पर अनुसंधान करना, साथ ही साथ अनुसंधान जब हो जाए तो उसे किसानों के बीच में पहुंचाना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों इस खेती की प्रणाली का। जैसे कि केवीके इसके अंतर्गत आता है दोस्तों। भारत में लगभग 10% क्षेत्रों में ऐसी खेती अपनाई जाती है दोस्तों। कौन सी, सहकारी या राजकीय खेती। अब बात करते हैं दोस्तों सहकारी खेती। ठीक है, सहकारी खेती क्या होती है, खेती की इस प्रणाली में किसान द्वारा निर्वाचित एक समिति होती है, और इस प्रणाली में भूमि का स्वामित्व एवं प्रबंधन परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होता है। दोस्तों सहकारी समिति में क्या होता है, खेती की में किसानों द्वारा एक निर्वाचित एक समिति होती है, और इस प्रणाली में जो होता है भूमि का जो स्वामित्व एवं प्रबंधन जो होता है परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होता है। अब बात करते हैं खेती के अगली प्रणाली के बारे में, वो है पूंजीवादी खेती। पूंजीवादी खेती में क्या होता है दोस्तों, इस प्रणाली में स्वामित्व जो होता है पूंजीपतियों का होता है। जो खेती का जो भूमि का जो स्वामित्व होता है वो पूंजीपतियों का होता है, तथा इसका प्रबंधन एवं संचालन जो होता है पूंजीपतियों के द्वारा रखे गए कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों पूंजीवादी खेती में क्या होता है कि भूमि का जो मालिकाना हक होता है वो पूंजीपतियों के पास होता है, साथ ही साथ जो उसका संचालन या जो प्रबंधन किया जाता है वो पूंजीपतियों के द्वारा रखे गए कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। अब जो होता है इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सभी वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है। जो पूंजीवादी खेती का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक क्या करते हैं हम लोग, वैज्ञानिक विधियों को अपनाते हैं, और कम भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन करना और लाभ प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। किसका, पूंजीवादी खेती का। भारत में लगभग 2% क्षेत्रों में ऐसी खेती
खेती अपनाई जाती है दोस्तों, कौन सी? पूंजीवादी खेती। अब बात करते हैं खेती की अगली प्रणाली, वो है सामूहिक खेती। सामूहिक खेती में क्या होता है दोस्तों? कम से कम 6 सदस्यों के द्वारा एक समिति बनाई जाती है, ठीक है, समिति बनाई जाती है। फिर उसके बाद में जो भूमि का जो स्वामित्व होता है वो समिति के द्वारा, तथा संचालन भी समितियों के द्वारा ही किया जाता है। इसमें कम से कम 6 सदस्य की एक समिति तैयार होती है। समिति जब तैयार हो जाती है, किसान जब समिति की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तब वो क्या करता है कि जो उसके पास में रखे जो भूमि है, उसकी जो भूमि है, तथा साथ ही साथ उसके कृषि यंत्र, पशु तथा उत्पादन के अन्य संसाधन समितियों को वो सौंप देता है, और सभी मिलकर आपस में खेती करते हैं दोस्तों। इस प्रकार की खेती हमारे देश में प्रचलित नहीं है। कौन सी? सामूहिक खेती जो है हमारे देश में प्रचलित नहीं है, परंतु चीन या रूस जैसे देशों में यह बहुत अधिक प्रचलित है दोस्तों। कौन सी? सामूहिक खेती। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट